हेलो स्टूडेंट, देखिए इसके पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रिज्म, और प्रिज्म से किस प्रकार लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट का रिफ्लेक्शन किस तरह से हुआ था, ये हम लोग पढ़े थे। एक रंग के प्रकाश के लिए प्रकाश का अपवर्तन किसी प्रिज्म द्वारा, ये हम लोग इसके पहले वाले क्लास में पढ़ चुके थे। और प्रिज्म के अपवर्तनांक का फार्मूला पढ़े, पतले प्रिज्म के लिए फार्मूला पढ़े। आज हम लोग बात करते हैं कि अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट ना हो, व्हाइट लाइट हो, सूर्य का प्रकाश हो और सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाए तो क्या होता है। देखिए प्रकाश की जो चाल है, श्वेत प्रकाश की जो चाल है, वायु में अगर पूछा जाता है कि श्वेत प्रकाश की चाल कितनी है, तो वायु में श्वेत प्रकाश की चाल हम लोग लेते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये आपका श्वेत प्रकाश का चाल है, व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश की चाल। लेकिन अगर यही प्रकाश किसी पदार्थिक माध्यम से गुजरे तो अलग अलग रंगों की जो चाल होती है वो अलग अलग होती है, क्योंकि ये व्हाइट लाइट जो है ये 7 कलर से मिलकर बना है और पदार्थिक माध्यम से अगर गुजरे तो उसमें अलग अलग रंगों की चाल अलग अलग होती है। अब यहाँ पर प्रिज्म जो है, प्रिज्म, कोई भी प्रिज्म अगर हम कुछ इस तरह से ले लेते हैं और इससे व्हाइट लाइट को गुजारें, श्वेत प्रकाश को इससे गुजारें कुछ इस तरह से, देखिए अब यहाँ तो इसको जाना चाहिए था सीधे, देखिए यही लिया गया कुछ इस तरह से, इसको जाना चाहिए सीधे, लेकिन माध्यम चेंज हो रहा है, माध्यम चेंज हो रहा है तो यहीं से इसका हो जाएगा अपवर्तन। और अपवर्तन कुछ इस तरह से होता है, ये देखिए श्वेत प्रकाश है, ये श्वेत प्रकाश है और अब अपवर्तन हो रहा है 7 कलर में ये विभक्त हो जाएगी ये किरण कुछ इस तरह से। और इसको हम लोग दूसरे पृष्ठ से जब इसका अपवर्तन लेते हैं तो हमको कुछ इस तरह से ये मिलता है। यहाँ पर अगर कोई पर्दा लगा देते हैं तो हमको 7 कलर यहाँ पर दिखाई देते हैं, यानी श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम इस पर्दे पर हम लोग प्राप्त करते हैं। अब देखिए 7 कलर किस तरह से होते हैं, जैसे बताया कि पदार्थिक माध्यम में जब ये प्रकाश गुजरती है तो अलग अलग रंगों की चाल अलग अलग होने के कारण जो है उनका जो डेविएशन होता है वो अलग अलग होता है। अब डेविएशन किस कलर का डेविएशन किस तरह से होता है, देखिए जो आपका वायलेट होता है, ये जो वायलेट कलर है, वायलेट कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये मैक्सिमम होता है रिस्पेक्ट टू अदर कलर। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये अदर कलर से ज़्यादा है तो ये ज़्यादा डेविएट होता है। या आप कह सकते हो कि इसकी जो स्पीड होती है पदार्थिक माध्यम में अदर कलर के स्पीड से ये इसकी स्पीड कम होती है। बाकी इसी तरह से और अगर हम लोग लेते हैं इंडिगो ले लेते हैं, जामुनी, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इससे वायलेट से कम होता है, बाकी और जो 5 कलर्स बच रहे हैं उससे ज़्यादा होता है। तो इसका जो क्रम होता है यहाँ पर हम लोग शो कर लेते हैं विबग्योर से, विबग्योर इस तरह से देख लीजिए शो किया गया है। वायलेट की स्पीड सबसे कम, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन और येलो, ऑरेंज और रेड, इस तरह से होता है। इसमें देखिए वायलेट जो है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वायलेट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो मैक्सिमम होता है, रेड का जो होता है वो मिनिमम होता है, और इसका जो वेवलेंथ होता है ये वेवलेंथ इसका मिनिमम होता है, इसका वेवलेंथ मैक्सिमम होता है, इसका जो स्कैटरिंग होता है ये मैक्सिमम होता है, प्रकीर्णन इसका जो स्कैटरिंग होता है वो मिनिमम होता है। ये चीज़ चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे बोर्ड का एग्जाम हो पूछा जाता, कभी कभी दे देता है क्रम वाइज लिखिए किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, और या बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, घटते हुए क्रम में लिखिए, प्रकीर्णन को बढ़ते या घटते हुए क्रम में लिखिए। तो आपको यहीं से देख लेना है, इसका प्रकीर्णन जो होता है रेड का कम और इसका प्रकीर्णन ज़्यादा, यही क्रम वाइज है, आप चाहे जहाँ से ऊपर नीचे से ले सकते हो। तो कुछ इस तरह से देखिए इसका अपवर्तन होता है श्वेत प्रकाश का। और इसमें एक टॉपिक आपका है कोणीय परिक्षेपण अथवा वर्ण विक्षेपण, परिक्षेपण अथवा वर्ण विक्षेपण। तो परिक्षेपण अथवा वर्ण विक्षेपण क्या होता है देखिएगा, श्वेत प्रकाश का अपने अवयव रंगों में विभक्त होना ही, श्वेत प्रकाश का अपने अवयव रंगों में विभक्त होना ही परिक्षेपण अथवा वर्ण विक्षेपण है, डिस्पर्जन इसको कह सकते हैं।
ये अपने कंपोनेंट कलर में डिवाइड हो जाता है जब, तो उसी को जो है हम लोग डिस्पर्जन बोलते हैं। अब देखिए बात करते हैं आगे एंगुलर डिस्पर्जन, कोणीय परिक्षेपण। कोणीय परिक्षेपण क्या होता है देखिएगा, ये आपतित किरण है और ये देखिए निर्गत किरण है, ये निर्गत किरण है और सबसे नीचे जो है आपका वायलेट है और सबसे ऊपर जो होगा वो आपका होगा रेड। देखिएगा सबसे नीचे यहाँ पर वायलेट है और यहाँ पर है रेड। अब देखिए बाकी 5 कलर्स जो बच रहे हैं, 5 कलर इसके बीच में शो किए जा सकते हैं इस तरह से, यहाँ पर इसके बीच में। कोणीय परिक्षेपण हमको बताना है क्या होता है, ये जो निर्गत किरण है किन्हीं 2 रंगों के, ध्यान दीजिएगा, किन्हीं 2 रंगों के निर्गत किरणों के बीच जो कोण बनता है उसी को परिक्षेपण कोण अथवा वर्ण विक्षेपण कोण कहते हैं। आपको रटना नहीं है, यहाँ पर फिगर से ही समझिए केवल कि कोणीय परिक्षेपण क्या है। किन्हीं 2 निर्गत रंग ले रहे हो, चाहे जो, ये जरूरी नहीं है कि हम वो रंग वायलेट या रेड लें, हम आपको एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं वायलेट और रेड का वर्ण विक्षेपण कोण या परिक्षेपण कोण कहाँ पर बन रहा है। देखिए ये दोनों हो गया निर्गत किरण और इस निर्गत किरण के बीच का कोण, इसको हम लोग पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, इसको पीछे की तरफ बढ़ा लेते हैं और पीछे की तरफ जब बढ़ाते हैं कुछ इस तरह से, और इसको भी पीछे की तरफ बढ़ा लेते हैं, इसको भी कुछ पीछे की तरफ बढ़ा लेते हैं, देखिए इस तरह से, और ये दोनों यहाँ पर मिला, यहाँ पर हमको कुछ कोण मिल रहा है। सपोज ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है, इसको हम जब सीधे बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं मिलेंगे और यही कोण होगा थीटा। जरूरी नहीं बाहर मिले, यहाँ कहीं भी मिल सकता है। तो यही कोण आपका हो रहा है थीटा। फिगर सही बन नहीं रहा है, इसको देख लीजिए फिर से थोड़ा सा। कुछ इस तरह से यही कोण आपका लिया गया है थीटा, इसी को कोणीय परिक्षेपण कह रहे हैं। अब ये कोणीय परिक्षेपण किस रंग के लिए है, तो ये है रेड और वायलेट के लिए। अगर आपसे पूछा जाए बताइए येलो के लिए बताइए, येलो और रेड के लिए बताइए, तो यहाँ कहीं येलो होगा, यहाँ कहीं रेड है, इसके बीच ये येलो वाली लाइन जो एमर्जेंट रे होगी वो कुछ इस तरह से जाएगी, निर्गत किरण जो होगी वो इस तरह से जाएगी, और इसके बीच का जो ये कोण होगा वही कोण हमारा क्या होगा, येलो और रेड के लिए एंगुलर डिस्पर्जन। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि इस थीटा की जो वैल्यू है ये कितनी होगी, आप लोग पढ़ चुके हो डेविएशन एंगल, विचलन कोण क्या होता है, ये पढ़ाया गया था इसके पहले वाले क्लास में। आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर, ये देखिए रेड के लिए निर्गत किरण है, इसके बीच का ये जो कोण बन रहा है यही आपका होता था विचलन कोण। रेड के लिए जो विचलन कोण है इसको हम लोग लिख लेते हैं डेल्टा आर, और ये वायलेट को हम पीछे बढ़ाते हैं देखिए, और ये आपतित किरण, ये आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर, जब इसको हम पीछे बढ़ाते हैं तो ये हमारा जो पूरा कोण बन रहा है ये भी ये डेविएशन एंगल है। लेकिन ये किसके लिए है, ये वायलेट के लिए है, ये किसके लिए है, ये रेड के लिए है। और हमको थीटा क्या मिल रहा है, थीटा रेड और वायलेट के बीच का कोण मिल रहा है। देखिएगा ध्यान से देखिए ये चीज, अगर ये पूरे में से हमको ये थीटा कौन सा कोण मिला है, थीटा हमको देखिए इतना कोण मिला है, यही वाला कोण हम थीटा ले रहे हैं, इसी इतने को पीछे बढ़ा रहे हैं तब जाके हमको थीटा मिल रहा है। और ये पूरा एंगल आपका है डेल्टा वाई, ये सॉरी डेल्टा वी, और ये वाला एंगल है डेल्टा आर। हमको चाहिए ये एंगल, देखिए ये इतना डेल्टा आर, ये इतना डेल्टा वी, हमको चाहिए ये एंगल, और ये एंगल हमको कैसे मिलेगा, अगर डेल्टा वी में से डेल्टा आर माइनस कर दें तो हमको मिल जाएगा ये थीटा। हम लोग लिख सकते हैं कोणीय परिक्षेपण थीटा बराबर, ये आपका है एंगुलर डिस्पर्जन, थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। अब देखिए पतले प्रिज्म के लिए फार्मूला इसके पहले वाले क्लास में पढ़ चुके हो, वहां पर क्या पढ़े थे, डेल्टा एम बराबर पढ़े थे n माइनस 1 इंटू ए, यही फार्मूला पढ़े थे। ए क्या है, ए है प्रिज्म कोण,
अब देखिए जो डेल्टा है हम लोग लेते हैं रेड के लिए, रेड के लिए जो मिनिमम डेविएशन एंगल है उसको ले रहे हैं डेल्टा आर। तो डेल्टा आर बराबर n-1 इंटू ए। एन क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेते हैं nr-1 इंटू ए, ये आर सफिक्स में लेना है आपको, nr-1 इंटू ए लेना है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम लोग डेल्टा वी का मान निकालते हैं, डेल्टा वी का मान कितना आएगा? nv-1 इंटू ए, ये भी पढ़ चुके हो आप लोग। और थीटा हमको चाहिए, तो थीटा यहाँ से जब निकालते हैं तो थीटा बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, और डेल्टा वी का मान देख लीजिए कितना है, nv-1 इंटू ए माइनस डेल्टा आर, डेल्टा आर का मान कितना है, nr-1 इंटू ए। देखिए आगे कितना मिल रहा है, थीटा बराबर ए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये nv इंटू ए माइनस ए, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं nr इंटू ए से भी मल्टीप्लाई करते हैं, और माइनस माइनस प्लस, प्लस कितना ए प्लस ए माइनस कैंसल, और यहाँ से थीटा बराबर दोनों में कॉमन है ए को कॉमन करते हैं nv माइनस nr इंटू में ए। तो ये हमारा हो गया परिक्षेपण कोण, ये आपका हो गया परिक्षेपण कोण। परिक्षेपण कोण किसका ये है? वायलेट और रेड के लिए। और अगर आपका दूसरे कलर के लिए, किन्हीं भी दो कलर के लिए पूछा जाए तो आप इस तरह से वैल्यू रख सकते हो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसी में से कम वाले को माइनस करके हम लोग निकाल सकते हैं परिक्षेपण कोण। तो आगे हम लोग बात करते हैं एक टॉपिक और, डिस्पर्सिव पावर की, परिक्षेपण क्षमता। देखिए डिस्पर्सिव पावर, परिक्षेपण क्षमता क्या है? ये देखिए जो वायलेट और रेड है, परिक्षेपण क्षमता को समझिएगा। परिक्षेपण क्षमता का मतलब ये होता है, आप कह सकते हो अगर मतलब केवल समझें तो मतलब यही है कि कोई भी प्रिज्म प्रकाश किरण को, श्वेत प्रकाश किरण को कितना ज़्यादा डेविएट कर रहा है, कितना जो दोनों कलरों के बीच का अंतर है वो कितना ज़्यादा फैला रहा है। जैसे अगर एक प्रिज्म है, रेड और वायलेट यहाँ पर आए और दूसरा प्रिज्म से लाइट को हम गुजारें और रेड यहाँ आ गया, वायलेट यहाँ आ गया, तो हम कहेंगे दूसरे वाले का परिक्षेपण क्षमता ज़्यादा है। तो परिक्षेपण क्षमता क्या होता है देखिएगा, इसकी डेफिनेशन जो मैथमेटिकली डेफिनेशन थोड़ा सा है, कहते हैं कि किसी प्रिज्म द्वारा रेड और वायलेट के बीच कोणीय परिक्षेपण, रेड और वायलेट के बीच कोणीय परिक्षेपण ओमेगा हम लोग लिख रहे हैं परिक्षेपण क्षमता। चलिए लिख देते हैं परिक्षेपण क्षमता, परिक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर थीटा। ये थीटा क्या है? रेड और वायलेट के लिए है, इतना ध्यान देना है आपको, ऐसा नहीं किसी भी दो कलर के लिए। यहाँ पर कंडीशन लगाया गया रेड और वायलेट। रेड और वायलेट कंडीशन क्यों है? क्योंकि लिमिट यही होता है स्पेक्ट्रम का, रेड ऊपर वायलेट नीचे, इसलिए रेड और वायलेट लिया गया है। किसी प्रिज्म द्वारा लाल और बैंगनी रंगों के बीच के कोणीय परिक्षेपण यानी थीटा तथा मध्यवर्ती रंग के प्रकाश के लिए विचलन कोण को हम लोग किससे लिखते हैं? डेल्टा से लिखते हैं। मध्यवर्ती प्रकाश के लिए विचलन कोण का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग कहते हैं परिक्षेपण क्षमता अथवा वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो ये आपका देखिए फार्मूला हो गया है, इतना सा है, आप एक बार इसको फिर से समझिए। ओमेगा बराबर थीटा बाई डेल्टा वाई लिखे हैं। डेल्टा वाई का मतलब क्या है? मध्यवर्ती रंग। मध्यवर्ती का मतलब आपका ये पीला रंग लिया गया है। देखिए इसको हम लोग समझते हैं कि डेल्टा वाई का मतलब क्या है। ये डेल्टा वाई ही मध्यवर्ती डेल्टा वाई को क्यों कहा गया? जबकि जब अभी हम स्पेक्ट्रम पढ़े थे, स्पेक्ट्रम पे यहाँ पर पढ़े थे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो,
ऑरेंज और रेड। अब यहाँ से देखिए, अगर मध्यवर्ती की बात करते हैं 1 2 3, 1 2 3, तो बीच में जो आ रहा है, बीच में आपका है ग्रीन। तो आप कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये बीच में तो ग्रीन है, मध्यवर्ती कहा गया तो ये पीला कहाँ से आ गया है। तो इसका मतलब ये होता है, मध्यवर्ती का मतलब ये है कि जितना वेवलेंथ रेड कलर का है और जितना वेवलेंथ वायलेट कलर का है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि स्पेक्ट्रम की सीमा क्या है, रेड और वायलेट। जितना तरंगदैर्घ्य आर का है और जितना तरंगदैर्घ्य बैंगनी का है, इसी दोनों कलर के तरंगदैर्घ्यों का अगर एवरेज निकाला जाए, औसत निकाला जाए, तो जो हमको मान मिलता है वो मिलता है जितना वेवलेंथ होता है पीले रंग का। इसी वजह से मध्यवर्ती रंग कहा गया पीले रंग को। ये चीज आपको ध्यान देना है। तो डेफिनेशन में फिर से देखिए, किसी प्रिज्म द्वारा बैंगनी तथा लाल रंगों के बीच का कोणीय परिक्षेपण तथा मध्यवर्ती रंग के लिए विचलन कोण का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग कहते हैं परिक्षेपण क्षमता। इसको और हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, इस फार्मूले को और सिंपल करते हैं। ओमेगा इक्वल टू, ये मिला है थीटा। थीटा अगर अभी हम आपसे पूछे किसके बराबर होगा, तो थीटा के लिए अभी आप एक फार्मूला पढ़ भी लिए थे, NV माइनस NR इंटू ए, यही आप पढ़े थे। या थीटा बराबर आप और कह सकते हो, थीटा बराबर आप पढ़े थे डेल्टा V माइनस डेल्टा आर, ये भी पढ़े थे। तो ओमेगा बराबर और कैलकुलेट करना चाहें डेल्टा के फॉर्म में, विचलन कोण के फॉर्म में अगर हम परिक्षेपण क्षमता को शो करना चाहें तो ओमेगा बराबर हो जाएगा थीटा के स्थान पर कितना, डेल्टा V माइनस डेल्टा आर अपान डेल्टा वाई के स्थान पर डेल्टा वाई रहने देते हैं। एक फॉर्म ओमेगा का ये मिल गया। एक फॉर्म और अगर हम लोग लेना चाहें तो ओमेगा बराबर देखिए डेल्टा V माइनस डेल्टा आर, आप कहो तो मान रख के कैलकुलेट करें या डायरेक्ट यही मान रख लें, क्योंकि थीटा बराबर ये निकला था। अगर मान रख के कैलकुलेट करना चाहते हो तो रख लीजिए। डेल्टा V के स्थान पर रख सकते हैं हम लोग NV माइनस 1 इंटू ए, माइनस डेल्टा आर के स्थान पर रख सकते हैं NR माइनस 1 इंटू ए, बटे डेल्टा वाई के स्थान पर लिख सकते हैं NY माइनस 1 इंटू ए, जहाँ NV, NR और NY क्रमशः बैंगनी, लाल और पीले रंग के लिए अपवर्तनांक हैं। अब देखिए, ओमेगा बराबर यहाँ से A कॉमन है, A से A पूरा कैंसिल हो जा रहा है आपका, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये 1 प्लस हो जाएगा और ये 1 माइनस में माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। ओमेगा बराबर कितना मिल रहा है, ओमेगा बराबर मिलेगा NV माइनस NR अपान NV माइनस NR अपान NY माइनस 1। ये देखिए आपका एक फॉर्म और मिल गया ओमेगा के लिए। तो ये हो गया परिक्षेपण क्षमता के लिए आपका फार्मूला, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए, इसके बाद का जो टॉपिक है ये है, इस पर कुछ अनुप्रयोग होगा। अनुप्रयोग हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। अनुप्रयोग पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं स्कैटरिंग क्या होता है, प्रकीर्णन क्या होता है, इसको भी समाप्त कर लेते हैं, प्रकीर्णन को भी। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखिएगा, जैसे वायुमंडल में जो अशुद्धियां होती हैं, धूल के कण हों, वाष्प हों, आप कुछ भी कह सकते हो, जो अशुद्धियां हैं वायुमंडल में, और जब लाइट आती है, व्हाइट लाइट, सूर्य से प्रकाश आया और इन अशुद्धियों पर पड़ा, तो ये जो अशुद्धियां होती हैं ये सूर्य के प्रकाश को पहले एब्जॉर्ब कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। अवशोषित करने के बाद उसको पुनः रेडिएट करती हैं, विकिरित करती हैं, और इसी घटना को, इसी फिनोमिना को हम लोग कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रकीर्णन इसी को कहते हैं। अब देखिए, प्रकीर्णन के संबंध में एक साइंटिस्ट लॉर्ड रेले एक नियम दिए थे अपना। इनका नियम क्या था, जिससे
प्रकाश किरणें परिकिरणित होती हैं। पहले आप थोड़ा सा समझिएगा कॉन्सेप्ट को। जैसे कोई भी अशुद्धि है आपका, चाहे धूल का कण हो चाहे वाष्प हो, ये वायुमंडल में है, और कोई भी लाइट आए इस पर पड़े, इस तरह से लाइट आए और इस पर पड़े, तो ये जिससे प्रकाश का परिकिरण हो रहा है, जिससे प्रकाश का परिकिरण हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं परिकिरणक। इसको बोलते हैं परिकिरणक, स्कैटर्ड बोल सकते हैं। और लाइट इस पर इंसिडेंट हुई और ये परिकिरणक जो है, स्कैटर्ड जो है, ये इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया, और अवशोषित करने के बाद पुनः रेडिएट करता है। और जब इसको रेडिएट करता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परिकिरण, इसी को बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परिकिरण, स्कैटरिंग इसी को बोलते हैं। अब देखिए रेले का जो नियम था, इनका कहना था कि जो परिकिरणित प्रकाश, परिकिरण ये हो गया, और ये जो प्रकाश मिला इसको हम लोग बोल रहे हैं परिकिरणित प्रकाश, परिकिरणित प्रकाश, परिकिरणित प्रकाश। ये जो परिकिरणित प्रकाश है, इसकी जो तीव्रता है, ये तीव्रता निर्भर करती है, इसकी जो तीव्रता है ये तीव्रता निर्भर करती है जो लाइट इस पर इंसिडेंट हो रही है उसकी वेवलेंथ के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती। ध्यान दीजिएगा, परिकिरणित प्रकाश की तीव्रता, इनका कहना था, लॉर्ड रेले महोदय का कहना था कि परिकिरणित प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश, ये आपतित प्रकाश है, आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लेकिन एक शर्त है, बशर्ते कि जिस लाइट का प्रकीर्णन होना है, जिस लाइट का प्रकीर्णन होना है और जो प्रकीर्णक है, जो प्रकीर्णक है, इस प्रकीर्णक का जो आकार है, इसका आकार इस लाइट के तरंगदैर्घ्य की तुलना में छोटा हो। शर्त देखिएगा, एक शर्त रख दिया गया है। जैसे लाइट है, लाइट का तरंगदैर्घ्य आप सपोज कीजिए है 9 एंगस्ट्रॉम, चलिए ले लेते हैं 9, या आप 45 एंगस्ट्रॉम चलिए ले लेते हैं, 45 एंगस्ट्रॉम ले लेते हैं, और यहाँ पर एक प्रकीर्णक है। अब इसका जो वेवलेंथ है, इसका वेवलेंथ कितना होना चाहिए? 40। इस लाइट के वेवलेंथ से इसका वेवलेंथ क्या हो? कम हो। तब प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता है, ये तीव्रता इसके तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये है लॉर्ड रेले का नियम। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। एक दिन का क्लास हमारे ख्याल से और इसमें बचा है प्रिज्म में, उसके बाद समाप्त हो जाएगा ये चैप्टर। और आप अगर न्यूमेरिकल चाहो तो न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हो, फार्मूला आप लोगों को बता दिया गया है। आपका इसमें बच रहा है, एक टॉपिक बच रहा होगा रेनबो, इंद्रधनुष, उसमें हमको पढ़ना है प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो, और एक टॉपिक होगा हमारे ख्याल से रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव जो है, एक इफेक्ट होगा, एक टॉपिक होगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग अगले क्लास में अडॉप्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।